हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन अ वन शॉट। हम इस वीडियो में आपको चैप्टर के पूरी समरी को समझाएंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे। तो ये क्लास है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव। बुक है अंतरा भाग 2 और अध्याय है हमारा पाठ का नाम है 12 मासा। ये जो 12 मासा पाठ लिखा है ये है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत से लिया गया। पद्मावत में जो नायिका है नागमती, उनका पति उनसे दूर चला गया है और किस तरीके से उनके 12 महीने बीतते हैं, उन सभी 12 महीनों में उनकी विरह वेदना किस किस रूप में बदलती है, क्या क्या होता है, ये सभी कुछ हम इस पाठ में देखेंगे। तो इस पूरे जो पाठ हमारा लिया गया 12 मासा, इसमें सिर्फ 4 पद लिए गए हैं, मतलब 4 महीनों के बारे में बताया गया है। अगहन है, पूस है, तो इन सभी महीनों के बारे में एक एक करके हम पद को पढ़ेंगे और इनकी समरी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला जो पद आ रहा है वो है हमारा अगहन महीने को लेकर। अगहन देवस घटा निसिबाड़ी भू दूभर दुह सो जाई किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरहे न राती जय बिरहे जो दीपक बाती। कापा हिया जनावासियु तो पै जाहि होई संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग ले गा नाहू। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई अबहू फिर रंग सोई। सियरी अगन ही बिछई हे जारा सुलगी सुलगी दगए भय छारा। यह दुख दगन ना जाए कंतु जोबन जन्म करें भय मंतु। पिय से कहूँ संदेशना ए भवरा ए काग सो धनी बिरहे जरि मोहि ते ही धुआं हम लाग। तो अगहन मास में उनकी क्या दशा हो रही है, ये चीज उन्होंने इस पद में बताई है। अब इस पद के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जायसी जी मार्गशीर्ष के अगहन व नागमती की मनोदशा का वर्णन है। यानी कि इसमें क्या है, अगहन मास में नागमती किस तरीके से विरह से तड़प रही हैं उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। करते हुए कहते हैं कि अगहन में आने के साथ ही दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती, मतलब धीरे धीरे ठंड आ रही है ना, तो क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। विरह वेदना से संतप्त रानी ही के लिए इतनी लंबी रातें काटना कठिन हो गया। रातें क्या है, बिना पिए के रातें काटना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। नागमती वियोग में दीपक के समान जल रही हैं, यानी कि उनके अंदर इतना ज्यादा तकलीफ है, जैसे एक दीपक जलता है उसी तरीके से वो जल रही हैं। ठंड का अनुभव होने लगा और हृदय कांप रहा है। ऐसी स्थिति में प्रियतम का दूर चले जाना अत्यंत कष्टकारी है। यानी कि ठंड का महीना है, शरीर कांप रहा है और इस स्थिति में प्रियतम का दूर होना उनको बहुत ही तकलीफ दे रहा है। लोग मंगल गीत व रंगों में व्यस्त हैं, लेकिन नागमती के जीवन में रंगों का अभाव हो गया है। यानी कि अगहन का हुआ, लोग बहुत खुश हैं, ठंड का महीना आ रहा है, सब कुछ है, हर चारों तरफ चटक रंग बिखरे हुए, लेकिन नागमती के जीवन में ये सारे ही रंग कहीं गायब हो चुके हैं। वज्र के समान विरह अग्नि से नागमती का हृदय जल रहा है और शरीर सुलग सुलग कर राख होता जा रहा है। यानी कि उनका जो है ना पूरा शरीर जल रहा है विरह अग्नि से, जैसे दीपक जल रहा है, और क्या है, सुलग सुलग के काला पड़ता गया है। कैसा उनका शरीर बढ़ गया, सुलग सुलग के काला पड़ गया है और उनके शरीर जो है वो राख में बदल रहा है। यह दुख दर्द किसी और की समझ से परे है। ये जो तकलीफ है, जाहिर सी बात है, जिसको विरह वेदना है उसी को समझ में आएगा। ये दुख किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, जिससे विहरणी का जन्म भस्म होता जा रहा है। नागमती भौरे व कागे से प्रियतम तक अपनी दशा का संदेश पहुंचाने का आग्रह करती हैं। वो क्या कहती हैं, कौवे से और भौरे से कहती हैं कि मेरे मन की दशा जो है वो जाकर तुम मेरे प्रियतम को देकर आओ। साथ ही कह रही हैं कि विरह ज्वाला में जल रही नागमती के धुएं के स्पर्श से ही वे काले हो गए, और कहती हैं कि तुम मेरे पति के पास जाना और उनको बताना कि नागमती इतनी बुरी तरीके से विरह वेदना में जल रही हैं कि उनके शरीर से जो धुआं उठ रहा है उस धुएं से कौवे का रंग काला हो गया है और भौरे का रंग, यानी कि हम दोनों का रंग जो काला है वो नागमती की विरह वेदना से जो उनके शरीर में अग्नि जल रही है उससे मेरा शरीर काले पड़ गए हैं। अब पद संख्या 2 है। अब दूसरे पद में वो पूस का जो जाड़ होता है उसके बारे में बात कर रही। क्या दिया है, पूस जाड़ थर थर तन कापा
सुजुर्ज जराड लंक दिसि तापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सियु, कपि कपि मरे ले ही हरि जीव, कंत कहाँ हो लगो हिरे पंथ अपार, सूज नहीं नियरे सौ सुपेति आवे जूड़ी, जनहु सेज हिमवंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुए दिन बिला, सौ निसी वासर विरहे कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोई पंखी, बिरहे सचान भये तन जाड़ा, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा, रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस होई रही मुही, आए समेट हु पंख। तो अब पूस मास में क्या होता है, जाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ठंड बढ़ जाती है। तो उस महीने में नागमती क्या क्या तकलीफ है, उन्हें कैसे व्यक्त किया है कवि ने। कवि जायसी पूस की ठंड में वियोग पीड़ित नागमती का चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि पूस माह के जाड़े में शरीर थर थर कांप रहा है, यानी कि ठंड से बिल्कुल पूरी तरीके से कांप रहा है, और सूरज मानो लंका दिशा की ओर कहीं छुपा हो, अर्थात राजा रत्नसेन लंका की ओर चले गए हैं। तो उनके जो पति हैं राजा रत्नसेन, वो कहाँ गए हैं, लंका दिशा की तरफ गए। तो वही कह रहे हैं कि इतनी ठंड में सूरज भी कहीं हमको छोड़कर चला गया, अर्थात सूरज की तपिश, सूरज निकलता ही नहीं, बहुत ठंडा हो जाता है मौसम, सूरज नहीं निकलता, तो वो भी हमको छोड़कर कहीं बहुत दूर चला गया, यानी अर्थात जहां रत्नसेन गए हैं वहीं पर वो सूरज भी चला गया। किस तरफ, लंका की दिशा। लंका की दिशा कहाँ हुई, दक्षिण की तरफ में हुई। विरह वेदना से रानी का बेहद दारुण यानी दयनीय अवस्था हो गई, मतलब विरह के कारण रानी नागमती बहुत ही दयनीय अवस्था में आ चुकी हैं, और ठंड से कपकपाती उनका जीवन हरने को आतुर है। तो जो कपकपाती ठंड है वो उनका जीवन ले जाने को आतुर है वो ठंड। प्रियतम कहाँ गए ये समझ नहीं आ रहा है, और ना ही उनके ढूंढने का उपाय दिख रहा है। उनके प्रिय उनको छोड़कर चले गए हैं, उनको ढूंढने का भी उन्हें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाकर अपने प्रियतम को ढूंढे। कई रास्ते हैं परंतु निकट भविष्य में कोई भी मार्ग प्रियतम तक पहुंचाने के लिए नहीं सूझ रहा है। वो सोचती हैं कि हम इधर जाएं, अपने पति को ढूंढें, उधर जाएं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनकी समझ के परे हैं इन रास्तों में कि प्रियतम को आकर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। ठंड में गर्मी प्रदान करने वाला वस्त्र और सौर संपेति भी हिमालय की बर्फ के समान बिस्तर प्रतीत हो रहा है। तो गर्मी प्रदान करने वाले यानी कि जो गर्म ऊनी कपड़े होते हैं वो, और सौर संपोति मतलब बिछाए जाने वाले और ओढ़े जाने वाले जो बिस्तर होते हैं, गर्म रजाई वगैरह जिन्हें बोलते हैं, वो भी इतने ज्यादा जैसे बर्फ, हिमालय की बर्फ होती है उस तरीके से ठंडे हो गए हैं। कोकिला व चकई भी नियत काल में मिल जाते हैं, यानी कि कोकिला और चकई जो प्रेमी होते हैं वो भी एक समय के बाद आकर मिल जाते हैं, अर्थात ये दोनों जो है रात भर नहीं मिलते लेकिन सुबह आते ही मिल जाते हैं। जब रात्रि में सखी प्रियतम के बिना अकेली है तब इस वियोग पीड़ा से संतप्त नागमती रूपी पक्षी कैसे जीवित रह सकता है। तो उन्होंने बोला कि रात के समय सखियां भी अपने घर में अपने प्रियतम के पास चली जाती हैं और मैं अकेली हूं, इस दशा में मेरा प्रियतम भी मेरे पास नहीं है, तो मैं किस परिस्थिति में जीवित रहूं, मुझे आपकी याद बहुत ज्यादा सता रही है। ठंड में वियोग से परेशान नागमती बाज से उस जीवित अवस्था में भी खा लेने का आग्रह करती हैं। अब उनकी वेदना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है अपने पति की बगैर कि अभी वो जीवित हैं और तब भी कहती हैं कि बाज आए और मेरे शरीर के मांस को नोच नोच के खा ले, अब मैं अपने पति यानी रत्नसेन के बिना जीवित नहीं रह सकती। और कह रही है इस अवस्था में उसे ना छोड़े, मतलब खा ले और किसी भी तरीके से उन्हें ना छोड़े। नागमती का रक्त सूख चुका है। अब क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी शरीर की काया हो गई, उनका जितना भी रक्त था वो सभी कुछ सूख चुका है, मांस गल चुका है, जितना मांस है वो गल चुका है, शरीर मात्र हाड़ के समान बचा है, यानी कि सिर्फ हड्डियां बची हैं। नागमती एक पंख समेटे हुए सारस के समान प्रतीत हो रही है। तो आखिर में कैसी वो लग रही है, जैसे कि पंख समेटा हुआ सारस पक्षी होता है ना, वो समेट के एकदम ऐसे करके बैठ जाता है, उस तरीके से नागमती प्रतीत हो रही हैं। अब पद संख्या 3 में कौन सा है, लागहु माह परे अब पाला, बिरहे काल भय जड़ काला। अब क्या है, जो है धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। पहल पहल तन रुई जोक झापे, हलई हलई अधिकौ ही एकापे, आई सूर होई तपुरे नाहा ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा।
एहि मास उपजय रस मुहु, तू सो भवर मोर जोबन फूलू। नैन चुबहें जस माहू नीरु, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। टूट ही बुंद परहि जस ओला, बिरहे पवन होई मारे झोला। के ही सिंगार को पही पटोरा, गिए नाही हार रही हुई डोरा। तुम बिन कंता धनी हरेऊ, तनु तिनवर भा डोला। ते ही पा बिरहे जाही कहे, चाहे उड़ावा झूला। तो अब क्या है, उनका शरीर कैसा हो गया, उनको श्रृंगार उनको पूरी तरीके से नहीं भा रहा है, वो पहनने श्रृंगार के आभूषण है उनको किस तरीके से चुभ रहे हैं, ये सभी कुछ उसमें बताया है। तो इस पद में क्या बोल रहे हैं, इस काव्यांश में जायसी जी माघ माह में विरह की व्याकुल नागमती के दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो अघन हो गया, पूस हो गया, अब कौन सा मास आ गया, माघ महीना। माघ महीने में नागमती की क्या कंडीशन है वो यहां पर बता रहे हैं कि माघ माह का आगमन हो चुका है तथा पाला पड़ने लगा है, परंतु वियोग के समय ने नागमती की काया को काला व मृत समान बना दिया है। अब ठंड का समय क्या होता है, पाला पड़ जाता है, तो पाला पड़ने से आप देखेंगे पौधे काले हो जाते हैं, उनमें एक वाइट सी परत जम जाती है, वो हल्के से मुरझाए से काले काले से हो जाते हैं। तो उसी तरीके से नागमती के ऊपर पाला, तो भाई शरीर के ऊपर तो पाला नहीं पड़ता, तो कैसा पाला उनको वियोग वेदना का पाला पड़ा हुआ है, और वियोग वेदना से उनका शरीर पूरी तरीके से काला हो चुका है। बार बार शरीर को गर्म वस्त्रों से ढकना पड़ रहा है, एक तो वो ऐसी दुर्बल हो गई तो उनको ठंड ज्यादा लग रही, तो बार बार गर्म कपड़ों से उनके शरीर को ढका जा रहा है, और बार बार नागमती का शरीर और अधिक कांप रहा है। जितना उनको ढका जा रहा है उनके शरीर में उतनी अधिक कंपना यानी कि सिमरिंग जो होती है वो उनके शरीर में हो रही है। नागमती कह रही हैं, पति देव सूर्य के आगमन से कुछ ताप तो आता है, परंतु आपके बिना यह जाड़ा नहीं जाता है। तो कहती हैं पतिदेव कि ये जो सूर्य आता है इससे मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी तो आती है, लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उनके अंदर कामेक्षा बहुत ज्यादा जागी हुई है, तो वो पति के आगमन का ही इंतजार कर रही हैं। प्रीतम के बिना नागमती के अंगों का सौंदर्य अर्थहीन हो चुका है, यानी कि उनके शरीर जो भाई उनका मुख शरीर जितना सभी का सौंदर्य उनके पास से जा चुका है, तथा वह एक रसहीन जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। आंखों से गिरती हुई बूंदें ओले के समान प्रतीत हो रही हैं, अर्थात उनका शरीर ऐसा दुर्बल है कि उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं जैसे लग रहा है कि ओले गिर रहे हैं उनकी आंखों से, तथा बहती हुई पवन झंझोर कर बिरहा वेदना को और बढ़ा देती है। और ये जो बहती हुई हवा है, ठंड इस महीने में ठंडी ठंडी हवा, शीत लहर जो चलती है वो इनके शरीर को झंझोड़ देती है ठंड की वजह से, और वो विरह वेदना को और ज्यादा बढ़ा देती, मतलब उन्हें और ज्यादा पति की याद आने लगती है। नागमती कह रही है किसके लिए श्रृंगार करें, भाई श्रृंगार पति के लिए करते हैं, पति है नहीं, तो बोल रही है कि हम किसके लिए श्रृंगार करें, किसके लिए आकर्षक वस्त्र पहने और किसके लिए गले के हार व शरीर के आभूषण पहने, मेरे तो है ही नहीं पतिदेव, तो मैं किसके लिए इतना सारा श्रृंगार करूं। नागमती कह रही है प्रीतम आपके बिना हृदय कंपित हो रहा है तथा तन डोल रहा है, विरह वेदना मेरे शरीर को जलाकर समाप्त करती जा रही है। तो वो पति के बिना किस तरीके से विचलित हैं, वो बस उनका शरीर जल रहा है, उन्हें इस चीज का आभास हो रहा है कि धीरे धीरे उनका शरीर मृतप्राय होता चला जा रहा है। अब चौथा और अंतिम पद है, क्या लिया गया है, फागुन पवन झंघोरे बहा, चौगुन सीव जाए किमी सहा, तनजस पिए पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा, तरिवर झरे झरे बन ढाबा, भई अनपत फूल फर साखा, करहे बना फती किहु हुलासु, मो कहे भा जग दून उदासु, फाग कहे सब चाचरी जोरी, मोहि जीह लाहड़ दीन जसी होरी, जौ पै पिहरिये जस अस भावा, जरत मरत होई रोस न आवा, रात हूं देवस इन्हें मन मोरे, लागे कंत छार जेहूं तोरे, यह तन जारे छार के, कहें कि पवन उड़ावे, माँ कुते ही मारन होर परे, कंत धरे जहां पैरू।
तो अब क्या कह रहे हैं, फागुन मास आ चुका है, फागुन मास में ही होली आती है, तो होली में किस तरीके से बाहर का माहौल बना हुआ है इस चीज को वो बता रही है, और साथ ही अपने शरीर को जल जाने के बाद किस तरीके से उनकी राख बन जाए, और कह रहे हैं जिस उस मार्ग में जाकर मेरे शरीर की तन राख बिखर जाए जहां से मेरे पति पैर रखें, कम से कम उनको मैं टच तो कर सकती हूं, स्पर्श कर सकती हूं। तो क्या बोल रहे हैं, जायसी जी फागुन मास में पति वियोग से व्यथित नागमती की मनोदशा को वर्णित करते हुए कहते हैं कि फागुन माह में बहने वाली हवा ने ठंड को 4 गुना बढ़ा दिया है। अब क्या शरीर देखिए, फागुन माह में धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है, लेकिन नागमती की दशा बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन अब मौसम में ठंडक तो कम हुई, लेकिन फागुन मास में जो हवा चलती है उससे वो अभी भी व्यथित है, और उनका शरीर अभी भी ठंड से जो है वो निजात नहीं पा रहा है, जिसे नागमती सहन नहीं कर पा रही, यानी कि जो ठंड की हवाएं हैं उनको वो नागमती सहन नहीं कर पा रही। नागमती का शरीर सूखकर पत्ते के समान हो गया है, जिसे विरह वेदना झंझोर दिया है। तिनके गिर रहे तथा फूल खिल रहे, वनस्पतियों में उत्साह तथा अब वातावरण में हर प्रकार से फूल, वनस्पतियां इत्यादि पुष्पित पल्लवित होने लगे हैं, परंतु नागमती के मन में, मानस में उदासी व्याप्त है। तो कहने का मतलब फागुन मास में क्या है, प्रकृति में बड़ा अच्छा चेंज आते हैं, तो चारों तरफ प्रकृति अपने रंग को बदल रही है, अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन नागमती उदास है। क्यों? क्योंकि उनके पति नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को उदास महसूस कर रही है, निस्सहाय महसूस कर रही हैं। होली का उत्सव आ गया, फागुन मास में होली का उत्सव होता है, होली का उत्सव आ गया, लोग एक दूसरे को रंग लगाने को आतुर हैं, लेकिन नागमती बेरंग व उदास व अकेली है। सब होली खेल रहे हैं, लेकिन नागमती एकदम अकेली सी उदास बैठी हुई, वह वेदना में जल रही है। नागमती शोक व रोष का अनुभव कर रही है, रात दिन विलाप करके प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। चारों तरफ प्रकृति बहुत ही प्रफुल्लित है, सभी खुश हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन नागमती दुखित हैं, विलाप कर रही हैं, अपने पति का इंतजार कर रही हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नागमती दुख की पराकाष्ठा पे, मतलब अब उनका दुख बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कि कहती हैं शरीर जलाकर राख कर दिया जाए तथा राख को उस मार्ग में फैला दिया जाए जहां से उनके पति होकर गुजरे, अर्थात उनके पांव पड़े। तो वो अंत में क्या कहती है, मेरे शरीर को जलाकर राख कर दो और इस राख को ले जाकर उस मार्ग यानी कि उस पथ में जाकर, रास्ते में जाकर बिखरा दो जहां से मेरे पति गुजरे, तो कम से कम मैं उनका स्पर्श तो पा सकती हूँ, जिस स्पर्श के लिए मैं पिछले 12 मासों से तड़प रही हूँ, कम से कम उनके स्पर्श को तो मैं महसूस कर पाऊंगी। तो ये 4 पद थे, 4 महीने थे आपके सामने, अगहन, पूस, माघ और फागुन मास, ये जो 4 महीने हमारे सामने आए थे, हमने इन 4 महीने को आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी पाठ के कुछ प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न संख्या पहली है, क्या दिया है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की व्यथा का वर्णन कीजिए। तो अगहन मास में जो उनकी व्यथा थी वो आपको बतानी है, कैसी है, कैसा होता है अगहन मास, ये बताना है, फिर उसके बाद उनकी तकलीफ क्या थी आपको ये बताना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगहन मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि अब क्या ठंड शुरू होने लगती है। यह परिवर्तन नागमती के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद है। नागमती दिन तो किसी तरह काट लेती है, परंतु रात में उसे अपने प्रिय की बहुत याद आती है। उसको यह वेदना बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि वह घर में अकेली है, पति है नहीं, जितने भी काम काज करने वाले या सहेलियां हैं वो सभी रात में चली जाती हैं और रातें लंबी हो जाती है, दिन से कहीं अधिक, तो वो रातें कट नहीं रही हैं। उसकी स्थिति रात भर जलने वाले दीपक की तरह हो गई है, जैसे बाती रात भर जलती रहती है, वैसे ही रात भर नागमती भी अग्नि के विरह में जलती रहती है, यानी विरह की जो अग्नि है उसके समान जलती रहती है। और सर्दियों की वह ठंड उनके हृदय को कपा देती है। एक तो ठंड भी शुरू हो रही है, रातों में ठंड भी होती है, और वो ठंड जो है उनके हृदय को कपकपा रही है। और वह सोचती है यदि उनका प्रिय उनके साथ होता तो वह यह ठंडी आसानी से सहन कर लेती है। प्रियतम साथ होते हैं तो वो ठंड जो है वो बहुत आसान से सहन कर, परंतु विरह के कारण यह ठंडी ये और दोगुनी हो गई है। मतलब अब विरह है, तकलीफ है, पति साथ नहीं है, तो ये ठंड क्या है वो और दोगुनी महसूस हो रही है। प्रिय की अनुपस्थिति में श्रृंगार करना भी नागमती को बहुत कष्टप्रद लगता है, यानी कि उनको सजना सवरना भी अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विरह की अग्नि नागमती को अंदर ही अंदर जलाती है और वह बाहर की ठंड का कोई भी प्रभाव उनकी विरह अग्नि पर नहीं होता। शरीर अंदर से विरह अग्नि में जल रहा है, बाहर इतनी ठंड है, मगर इनकी विरह अग्नि शांत होने का नाम नहीं ले रही है।
वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रही है। तो ये अघन मास को आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसी मास में किस तरीके से नागमती तड़प रही है इसका भी वर्णन करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, माघ महीने में विहरणी को क्या अनुभूति होती है? माघ माह में उनको क्या तकलीफ हो रही, क्या चीज वो अनुभव कर रही है, वो आपको बताना है। माघ के महीने में ठंड अपने चरम पर होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है, चारों ओर कोहरा छाने लग जाता है और यह स्थिति नागमती के लिए कष्टप्रद है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बहुत ठंड है, तो ये इसमें नागमती को बहुत ही ज्यादा विरह वेदना महसूस हो रही है। इसमें विरह की पीड़ा मृत्यु के समान है। अगर नागमती का पति वापस नहीं आया तो यह ठंड उसे खा जाएगी। माघ के महीने में उसके अंदर काम की भावना भी उत्पन्न होती है और प्रिय से मिलने की व्याकुलता भी बढ़ जाती है। ठंड के महीने में वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही है पति के ना होने पर। माघ मास में बारिश उनके विरह को बढ़ा देती है। कभी माघ महीने में जो ना ठंड में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, तो वो बारिश जो है इन्हें और ज्यादा तड़पाती है। माघ की बारिश में भीगे हुए गीले कपड़े और आभूषण उनको तीर के समान चुभ रहे हैं और उसे श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो माघ महीने की जो बारिश होती है तो ठंड होता है, और जब बारिश पड़ती है तो वो और ठंड को बढ़ा देती है, और उसमें अगर गीले हो जाएं तो वो सब कुछ जो कपड़े हैं वो सब कुछ नागमती को बहुत ही बुरी तरीके से चुभ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया? प्रथम 2 छंदों में से अलंकार छाटिए, लिखकर छाट कर लिखिए और उनमें से उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो जो पहले 2 छंद हैं आपके पास, अघन का और माघ का, उन दोनों ही पदों में से आपको अलंकार को छाटना है। कोई भी पंक्ति ले लीजिए आप, उसमें से अलंकार की पंक्ति जहां पर भी है उसको लीजिए, लिखिए और उस पंक्ति में क्या काव्य सौंदर्य उभर कर आ रहा है वो लिखना है। तो पहला पद जो हमारे सामने आया उसमें से हमने लिया है, यह दुख दगद न जान है कंतु, जोबन जरम करें भस मंतु। तो ये हमने लाइन ली है। अब इसमें ये अलंकार वाली लाइन थी, अब इसके काव्य सौंदर्य को हम व्यक्त करें। क्या दिया है? प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है, शब्दों का इतना सटीक वर्णन है कि भाषा प्रभावमयी और गेयता के गुणों के पद से भरी हुई। तो ये जो पद है ये गेय पद है, यानी कि गाते हुए बोले गए हैं। तो भाषा को प्रभावमयी बनानी पड़ती है, जहां पर गेय पद लिए जाते हैं वह प्रभाव में, क्योंकि आप गाने को देखेंगे कि तुकों का होना बहुत जरूरी होता है। तो इन पदों में तुक हैं, क्यों? क्योंकि ये गाए जाने वाले पद है। भाषा एकदम सहज और सरल है, इसमें दुख दगद, ठीक है ना, आप देख रहे हैं दुख दगद, तथा जोबर जर, यहाँ पे जोबर जरम में क्या है? अनुप्रास अलंकार दिखाया गया है। यहाँ पे जा वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं ना, ये जहां पर है यहाँ पे दा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। वियोग से उत्पन्न दुख मार्मिक रूप से व्यक्त हो रहा है, यानी इसमें पूरे में वियोग वर्णन ही दिया गया है। विहरणी के दुख की तीव्रता पूरे पद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विहरणी जो है उसकी जो जितनी भी विरह वेदना है वो पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब दूसरा पद जो है उसको हम देखते हैं। दूसरे पद में क्या दिया है? विरही बाड़ी भा दारुण सिव, कपि कपि मरे ले ही हरि जीव। तो ये हमने एक लाइन ली है। ये आपके अलंकार आप यहां पर देख रहे हो, इसमें भी अलंकार है, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्लस अनुप्रास अलंकार है। 2 अलंकार दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। विरह बाड़ी में अनुप्रास अलंकार है, कपि कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हमने पंक्ति ली, इसमें 2 अलंकार हैं। अब इसी पंक्ति के हम काव्य सौंदर्य को बताएंगे। प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है, शब्दों का इतना सटीक वर्णन हुआ है कि भाषा प्रभावमयी और गेयता के गुणों को, वही आपका रहेगा क्योंकि पद सभी एक ही से लिए गए हैं। भाषा एकदम सरल सहज है। विरह बाड़ी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। पूस के महीने में ठंड की मार का सजीव वर्णन किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब है शब्द सेम होगा, उसका अर्थ सेम होगा, तो वहां पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बाकी अनुप्रास आप देख रहे हैं बा वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने के कारण यहां पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पर इस चैप्टर को हमने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बताए। इस चैप्टर के कंप्लीट जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो और प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पहले भी हमारे अपलोडेड है चैनल पे, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। रही बात इन 1 शॉट की, तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स के 1 शॉट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये आप देखेंगे कैसे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ 1 शॉट रिवीजन है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने
क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। ये है 9th 10th 11th 12th, तो आप हैं क्लास 12th में, तो जहां वॉच नाउ लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट वन शॉट रिवीजन के साथ अवेलेबल हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना है उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको उन चैप्टर में जिसमें भी रिवीजन करना है उसे क्लिक करिए, उसके वीडियोस को देखिए और अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा सकें। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। Thank you for watching. Bye bye.